नमस्कार दोस्तों। बात 1947 की है, जब भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद होने वाला था। आजादी के पहले ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य एरिया के हिसाब से हिंदू बाहुल्य एरिया भारत के हिस्से में जाता है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य एरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता है। पाकिस्तान इस वजह से दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो कि इस समय बांग्लादेश है, लेकिन रियासतों को नहीं बांटा जाता है। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। आजादी के समय तकरीबन 565 रियासतें थीं। आजादी के बाद दोनों ही देश इन रियासतों को अपने अपने देश में मिलाने का प्रयास करने लगते हैं। भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज का प्रयास करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज का प्रयास करते हैं। 565 रियासतों में से तकरीबन सभी रियासतें या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाती हैं या तो भारत के साथ मिल जाती हैं। सिर्फ 3 ऐसी रियासतें थीं जिनको लेकर के काफी विवाद होता है आगे चल करके। वो थे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू बाहुल्य एरिया था, जबकि जूनागढ़ और हैदराबाद के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, और जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू था और वहां की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम बाहुल्य थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जूनागढ़ और हैदराबाद हिंदू बाहुल्य एरिया होने की वजह से भारत के साथ आना चाहिए। तब पाकिस्तान के जिन्ना कहते हैं कि इस हिसाब से तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम ज्यादा है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि इंडिया एक सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इस वजह से इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी आ सकता है। जूनागढ़ का जो निजाम था वो पाकिस्तान के साथ विलय चाहता था, इस वजह से उसने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब इस बात का पता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चलता है तो वो काफी नाराज होते हैं और इंडियन आर्मी को भेज करके जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब इंडियन आर्मी जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लेती है तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो काफी डर जाता है और वो डर के मारे चोरी चुपके से पाकिस्तान भाग जाता है। और तब इस बात को डिसाइड किया जाता है कि जूनागढ़ में वोटिंग कराई जाए और जनमत संग्रह करवाया जाए। उसके बाद यह तय किया जाए कि जूनागढ़ पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा या फिर इंडिया के हिस्से में। जब वोटिंग करवाएगी तो 99% लोग इंडिया की तरफ वोट करते हैं और इस हिसाब से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है। यही हाल हैदराबाद का था। हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था, वहां की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। हैदराबाद का निजाम भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहा था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही वहां पर अपनी आर्मी भेज करके हैदराबाद पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद वहां के निजाम से विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लेते हैं। अब बात आती है कश्मीर की। कश्मीर में जो राजा था हरि सिंह, उसके ऊपर काफी आरोप लगते थे हिंदू और मुस्लिम के साथ भेदभाव के। इस वजह से जम्मू और कश्मीर का जो एक मुस्लिम नेता था शेख अब्दुल्ला, जिनके लड़के हैं अभी इस समय फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है उनकी भेदभावपूर्ण नीति की वजह से। और शेख अब्दुल्ला इस बात की मांग करता है कि यहाँ से राजशाही तंत्र को हटाया जाए और यहाँ पर लोकतंत्र बहाल किया जाए ताकि मुसलमानों के साथ यहाँ पर भेदभाव ना हो। कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वो किसी भी देश के साथ नहीं मिलना चाह रहा था, वो स्वतंत्र रहना चाह रहा था। और कश्मीर का स्वतंत्र रहना न तो पाकिस्तान को पच रहा था न तो इंडिया को पच रहा था। तभी कुछ सालों बाद पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान अपनी सेना को नहीं भेजता है बल्कि वहां के कुछ जनजातीय लोगों को भेजता है, ताकि पाकिस्तान पर इस बात का आरोप न लगाया जा सके कि पाकिस्तान
दूसरे देश को कब्जा कर रहा है। जब वहां पर जनजाति लोग पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर में घुसते हैं तो घुस करके काफी वहां पर मार काट मचा देते हैं। क्या हिंदू क्या मुस्लिम जो भी मिलता सबको मारते पीटते, वहां की जो महिलाएं थी उनके साथ गैंगरेप करते और एकदम आतंक मचा दिया था, चारों तरफ कत्लेआम मचा दिए थे। तब भयभीत होकर के वहां का जो राजा था हरि सिंह, वो डर के मारे डर डर के भागे भागे आता है इंडिया के पास और बचाने की गुहार लगाता है। जब इंडिया के पास मदद की गुहार लगाता है तब इंडिया कहता है कि मैं कश्मीर को ऐसे मदद नहीं कर सकता हूं जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं हो जाता है। तब विवश होकर के राजा हरि सिंह भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है और उसके बाद भारत के जिम्मेदारी में कश्मीर का डिफेंस, कश्मीर का फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, ये सारे जो विभाग थे वो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू अपनी सेना भेज करके कश्मीर में, जो कि वहां पर पाकिस्तानी लड़ाके जो थे वो आधा कश्मीर को जो कि कब्जा कर चुके थे, उनके साथ युद्ध शुरू होता है और उनको पीछे खदेड़ना शुरू कर देते हैं। ये युद्ध तकरीबन 1.25 साल तक चलता है। 27 अक्टूबर जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर था राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और उसके बाद 27 अक्टूबर को भारत अपनी सेना वहां पर भेज करके उन पाकिस्तानी लड़ाकों को मारना शुरू कर देती है, उनको पीछे करना शुरू कर देती है और तकरीबन 1.25 साल तक 31 दिसंबर 1948 तक ये युद्ध चलता है। और इसी बीच नेहरू जी ने सोचा कि अगर मैं यूएन चला जाऊं, यूनाइटेड नेशन, तो वहां पर जो है मेरे पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि कश्मीर अब लीगल रूप से इंडिया का हिस्सा हो चुका है और यूएन पाकिस्तान को पीछे हटने का आदेश दे देगा। जब अप्रैल 1948 में जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूएन में लेकर के जाते हैं तो ये यूएन काउंसिल की बैठक होने के बाद, वहां पर वोटिंग होने के बाद इस बात का आदेश दिया जाता है कि 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों की सेनाएं जहां पर भी हैं वहीं पर रुक जाएं और उस एरिया, इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया जाए, जो कि इस समय एलओसी जिसको बोलते हैं। और दूसरा आदेश था यूएन का कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए और तब फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में जाएगा या फिर पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। इस बात से दोनों देश सहमत हो जाते हैं और लेकिन दुर्भाग्यवश यहां पर पाकिस्तान एलओसी से अपनी सेना को पीछे नहीं किया, जिस वजह से वहां पर जनमत संग्रह नहीं हो पा रहा था। जब वहां पर जनमत संग्रह नहीं हो पा रहा था तब ये डिसाइड किया गया कि जब तक जनमत संग्रह नहीं होता है तब तक के लिए कश्मीर को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। तब भारत के गोपाल स्वामी अयंगर ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको आर्टिकल 370 कहा गया, क्योंकि तब तक ना तो भारत का संविधान बना था, ना ही कश्मीर में कोई संविधान था, ना ही कोई संवैधानिक संस्था थी। इस वजह से आर्टिकल 370 लाया गया। आर्टिकल 370 में यह था कि भारत जो है कश्मीर के डिफेंस और फॉरेन अफेयर और वहां की जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है उसको लेकर के कानून बना सकती है। उसके अलावा कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को एक आदेश पारित करना होगा, जिसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा परमिशन देगी, तब वो किसी टॉपिक पर कानून बनाया जा सकता है। तब धीरे धीरे समय जब बीता तो इस बात को महसूस किया जाने लगा कि अगर अनुच्छेद 370 अगर लागू रहा तो इंडिया का कोई भी अन्य आदेश, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े संवैधानिक संस्था हैं, उनका आदेश तो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होगा। तब जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को महसूस किया। उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो प्रधानमंत्री थे उस समय शेख अब्दुल्ला, उनसे बातचीत करना शुरू किया और फिर 1954 में आर्टिकल 370 में ही एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसको 35A कहा गया। 35A लागू करने से पहले शेख अब्दुल्ला ने अपनी 3 शर्तें रखी थी
कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट लॉ है 1927 वो लागू रहेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर का एक अलग पीएम होगा जिसे सदर ए रियासत कहा जाएगा। अब बात आती है कि ये स्टेट लॉ 1927 क्या है। स्टेट लॉ 1927 वही है जिसमें इस बात का जिक्र है कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति, कश्मीर के अलावा इंडिया का कोई भी व्यक्ति कश्मीर में ना तो जमीन खरीद सकता है, ना नौकरी कर सकता है, ना ही वहां की अस्थायी नागरिकता ले सकता है। तब शेख अब्दुल्ला की शर्तों को मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू 35A आर्टिकल लाते हैं जिसमें भारत की अन्य जो संवैधानिक संस्थाओं के आदेश हैं वो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगेंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सीएजी के जो भी रिपोर्ट हैं या नियम और शर्तें हैं वो सब भी अब लागू होने लगेंगी। और धीरे धीरे करके बहुत सारे अमेंडमेंट करके बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में इंडिया के जो है वो लागू होने लगे थे। लेकिन अब बात आती है आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 में ये इस बात का जिक्र था कि चूंकि कश्मीर का अपना स्टेट लॉ लागू रहेगा, उसके बाद उसका अलग झंडा होगा, उसका एक पीएम होगा जो कि बाद में अमेंडमेंट करके उसको सीएम कर दिया गया पीएम की जगह पर। उसके बाद वहां की अलग एक नागरिकता होगी। तो कुल मिला के इस तरह के जो डिफरेंसेस थे उसको हटाने के लिए जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव 2014 जब लड़ती है तब भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिलती हैं और वहां की जो पार्टी थी पीडीपी जिसकी नेता थी महबूबा मुफ्ती, उनको 28 सीटें मिलते हैं। और इसी तरह करके कहने का मतलब यह है कि सीटें कुछ इस तरह से आई थी कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना वहां पर किसी की सरकार नहीं बन सकती थी। तब बीजेपी ने पीडीपी का सपोर्ट किया और फिर पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है वो मुख्यमंत्री बनती हैं और 3.5 साल तक ये फिर वहां पर 1 मार्च 2015 को सरकार बनती है और ये सरकार 3.5 साल तक चलती है। उसके बाद 19 जून 2018 को बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी वो गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद 6 महीने तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन लागू होता है और राज्यपाल के शासन 6 महीने तक लागू होने के दौरान कोई भी पार्टी, जो भी पार्टियां थी उनका आपस में कोई तालमेल नहीं न बैठने की वजह से वहां पर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनती है और फाइनली 20 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। लोकसभा के चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापस आती है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और इस बार जो देश के गृह मंत्री थे वो अमित शाह जी को बनाया जाता है। जब दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आ जाती है तब आर्टिकल 370 को हटाने का पूरा प्लान बनाया जाता है, क्योंकि अब जो सिचुएशन थी वो काफी फेवर में थी। तब चूंकि 370 जो आर्टिकल है उसी आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र है कि 370 को कैसे हटाया जा सकता है। 370 को हटाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को एक आदेश पारित करना होगा। वो आदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको परमिशन देगी। फिर उसी आदेश को जम्मू कश्मीर की जो संवैधानिक सभा है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। कुल मिला के 3 स्टेज पर परमिशन लेने के बाद आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे जो टेक्निकल बात थी वो जम्मू कश्मीर की जो संवैधानिक सभा थी वो तो बहुत पहले ही खत्म कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी। इस वजह से जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर हैं वो इस बात का दावा आए दिन करते रहते थे कि आर्टिकल 370 को हटाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन उसका भी उपाय निकला। और जब आर्टिकल 370 को हटाने का प्लान बनाया गया तो इस बात को ध्यान रखा गया कि सारे स्टेप को फॉलो किया जाएगा। जब राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो वहां की जो विधानसभा की जो पावर थी वो भारत की संसद के पास आ जाती है और जो वहां की जो संवैधानिक सभा थी उसकी जो जिम्मेदारी है वो राज्यपाल के पास रहती है।
और राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राष्ट्रपति खुद वहां जाके शासन नहीं करते हैं, वो अपने बिहाफ पे राज्यपाल को वहां पर शासन करने के लिए नियुक्त कर देते हैं। अब डेट रखी जाती है 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाने की। उसके पहले से ही भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अजीत डोभाल जी, वो कश्मीर में भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं। अमरनाथ यात्रा समेत सभी जो भी धार्मिक यात्राएं थी उसको बंद करवा देते हैं। वहां पर इंटरनेट को एकदम बंद कर दिया जाता है। और फिर दिन आता है 4 अगस्त 2019 का। 4 अगस्त 2019 को वहां के जो भी लोकल लीडर थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं और पूरे जम्मू और कश्मीर में धारा 144 लागू कर दी जाती है। और अब डेट आती है 5 अगस्त 2019 की। 5 अगस्त 2019 को सुबह सुबह राष्ट्रपति का एक आदेश आता है जिसमें आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव करने का आदेश था। और राष्ट्रपति के इस आदेश को वहां के जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे उन्होंने अप्रूव किया। उसके बाद वो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी, एक प्रकार से संसद में चल रही थी। संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उस प्रस्ताव को लाते हैं और उस प्रस्ताव को लोकसभा में पास करवाया जाता है और राज्यसभा में पास करवाया जाता है। इसके बाद एक झटके में आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया जाता है। अब से भारत की जो भी संवैधानिक संस्थाओं के जो आदेश होंगे, जो भी नियम और शर्तें होंगी, वो सब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे जिस तरह से अन्य राज्यों में लागू होते हैं। दोस्तों, अगर आपको बांग्लादेश से संबंधित, बांग्लादेश की हिस्ट्री से संबंधित वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे उस लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। और आपको और जिस टॉपिक पर वीडियो देखना हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग अगला अपना वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।